अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर उस वक्त सामने आई कि जब ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान इज़ नो मोर इन रेड लिस्ट और 22 सितंबर से इसका इत्तलाक भी हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से चार्टर तैयारों का आगाज़ भी कर दिया गया है। वो पाकिस्तानी जो खासे अरसे से बरतानिया में मुकीम थे, यूरोप में मुकीम थे, जिन्होंने बरतानिया के रास्ते से पाकिस्तान आना था और वो पाबंद थे। और ये जो रेड लिस्ट में होने की वजह से जो लोग इवन वापस भी बरतानिया जा रहे थे उन्हें तकरीबन कोई 2285 पाउंड अदा भी करने पड़ते थे, फिर वहाँ पे क्वारंटाइन भी होना पड़ता था। एक लंबा सफ़र था जो वो वहाँ पहुँचने के बाद तय करते थे और फिर अपने घरों को और अपने जो अगली मंजिल है उस तक पहुँचते थे। बहरहाल ये एक हौसला अफजा और खुशाइंद कदम है कि पाकिस्तान अब मज़ीद जो है रेड लिस्ट में नहीं है और बिलखसूस जो आम लोग हैं, जो डुअल नेशनल हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी आसानी है। इसके साथ साथ जो कारोबारी तबका है उनके भी बहुत से काम ऐसे थे, बहुत सी असाइनमेंट्स, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे थे जो इस सफरी पाबंदी की वजह से जिनमें उन्हें मुश्किलात का सामना था। अब उम्मीद ये की जाती है कि दो तरफा जो कारोबारी ताल्लुक है उसमें भी बेहतरी आएगी और वो लोग जो पाकिस्तान आना चाहते थे और जो पाकिस्तान से जाना चाहते थे उनके लिए भी आसानी है। ये भी जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ऐलान किया गया कि 4 अक्टूबर तक एक नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जाएगा और उसके तहत जो लोग हैं वो सफ़र कर सकेंगे और उसमें खासी आसानी बज़ाहिर नज़र आ रही है। अब इस निज़ाम के खदोखाल क्या होंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इस पाबंदी की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना रहा और अब कितना जो बिज़नेस है उसमें बेहतरी आने की भी गुंजाइश है और पॉलिसी क्या है PIA की कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए दोनों जानिब से। ये तमाम मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ UK 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन अवान साहब। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब आपके वक्त का। साथ ही साथ तैमूर मलिक साहब कंट्री मैनेजर हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बरतानिया में, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा नेशनल हेल्थ सर्विसेज UK से हमें ज्वाइन करेंगी और डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब भी नेशनल हेल्थ सर्विस UK से हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब, पहले तो ये बताइए कि ये 22 सितंबर से जो इत्तलाक तो हो गया है, जो निज़ाम 4 अक्टूबर के बाद आने वाला है उसके खदोखाल क्या हैं और कितनी आसानी फराहम करेगा वो सफ़र करने वालों को? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानियों को, ब्रिटिश पाकिस्तानियों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि तकरीबन 6 माह के बाद जो है उन्हें एक सुख का सांस मिला है कि वो अब अपने अजीज़ो कारब के साथ जो है वो इधर वे जो है वो मिल सकते हैं, बरतानिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से बरतानिया ईजिली बगैर जो है वो होटल क्वारंटाइन के। ये बड़ी अच्छी खबर है जो कि हमें लास्ट वीक जो है वो देखने और सुनने को मिली। और इसके अंदर अभी तक जो है वो बरतानिया की जो रेड लिस्ट, एम्बर और ग्रीन लिस्ट थी, लेकिन 4 अक्टूबर से जो है वो ये सिस्टम जो है वो स्क्रैप किया जा रहा है और 4 अक्टूबर के बाद जो है वो 2 कैटेगरीज होंगी। या तो एक जो कोरोना के हवाले से जो खतरनाक कंट्रीज हैं और जो कोरोना के हवाले से कम खतरनाक कंट्री हैं जहां पर कोरोना नहीं है। तो ये दो क्लासिफिकेशन की गई है 2 कैटेगरीज के अंदर। और उसके अंदर जिन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा रेशो है या यहाँ जहां पर वैक्सीन जो है वो बहुत कम परसेंटेज के अंदर लगाई गई है, तो उन कंट्रीज के जो लोग हैं वहाँ उनको यहाँ पर होटल्स के अंदर क्वारंटीना करना पड़ेगा और भी इनके काफी पाबंदियां होंगी, टेस्ट करा कर रहना पड़ेगा। लेकिन जो दीगर सफरी पाबंदियां हैं वो 4 अक्टूबर के बाद कम की जा रही हैं। आपको जो है वो अगर डबल वैक्सीन लगी है तो फिर आपको PCR टेस्ट की भी जरूरत नहीं है और इसके अलावा आप जिस कंट्री के अंदर लैंड करते हैं वहां पर भी आपको टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। तो ये एक चूंकि यहाँ पर बरतानिया के अंदर जो ट्रैवल इंडस्ट्री थी वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही थी, हजारों की तादाद में जॉब भी जा रही थी। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बताइएगा जो डबल वैक्सीन वाली बात आपने की है, क्या इसका कोई दौरानिया भी मखसूस है कि कितना अरसा पहले, कितने घंटे पहले अगर आपने वैक्सीन की डोज लगवाई है तो आपको कोरोना टेस्ट या PCR टेस्ट की नौबत नहीं आएगी? नहीं, इसके अंदर ये नहीं है, चूंकि जो वैक्सीन करवाने का एक अपना निजाम है यहाँ पर कि आपको पहले जब वैक्सीन लगवाते हैं फिर उसके बाद 6 से 8 हफ्तों के दौरान जो है आपने दूसरी वैक्सीन लगवानी होती है। तो अगर आपको दूसरी वैक्सीन लग गई है तो फिर आपको एक कार्ड बनता है जिसको कोविड कार्ड, पास कार्ड कहते हैं। और उसके अलावा आपको जो नेशनल हेल्थ सर्विस की तरफ से एक
ऐप मुतारिफ कराई गई है NHS की। उस ऐप के अंदर जब आप नेशनल हेल्थ सर्विस का नंबर डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ नाम डालते हैं, तो आपका एक वहां पर बार कोड क्रिएट हो जाता है। तो वो एक किस्म का आपका पासपोर्ट ही होता है कि आपने उसका मतलब है कि आपने जो है वो डबल वैक्सीन। मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान कोई पाकिस्तान या किसी और मुल्क से बरतानिया ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? जगह पाकिस्तान से भी यही है कि जिन्होंने डबल वैक्सीन करवाई हुई है, अगर वो अपना उसका जो एक कार्ड है या प्रूफ है उसके अंदर वो लेकर आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर बरतानिया के अंदर जो है वो एज ए डबल वैक्सीन ही कंसिडर किया जाएगा। उसके अंदर जो वैक्सीन WHO से अप्रूव्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है वो कंसिडर किया जाएगा कि वो डबल वैक्सीनेटेड हैं, और फिर उनको जो है वो यहाँ पर करंतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये 4 अक्टूबर के बाद होगा। उससे पहले जो लोग आ रहे हैं 4 अक्टूबर से पहले, उनको अगर उन्होंने डबल वैक्सीन नहीं करवाई हुई और तो उनको घरों के अंदर भी 10 रोज जो है वो क्वारंटीना करना ठीक है। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये भी एक क्वेश्चन है कि अब डबल वैक्सीन से क्या मुराद है कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हैं, वो 2 डोज लगाई जाती हैं तो वो समझा जाता है कि एक बार आप जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए। इस पर मैं आऊँगा आपकी तरफ गुलाम हुसैन अवान साहब। तैमूर मलिक साहब, PIA ने चार्टर्ड जो फ़्लाइट्स हैं उनका तो आगाज़ कर दिया है। एक तो रिस्पॉन्स बताइए पैसेंजर्स का, और दूसरा जो निज़ाम 4 अक्टूबर के बाद आ रहा है, क्या PIA उसके लिए तैयार है? और ये पैसेंजर फ्रेंडली सिस्टम आपको लग रहा है अब जो ब्रिटिश इंतज़ामिया करने जा रही है? जी शुक्रिया फैसल। बिल्कुल ये बहुत फ्रेंडली सिस्टम है, क्योंकि PIA को ड्यूरिंग द रेड लिस्ट जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैसेंजरों को जब रेड लिस्ट की वजह से जब होटल में क्वारंटीन करना पड़ रहा था, तो कुछ पैसेंजर एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये 3 वीक्स पहले रेड लिस्ट खुलने से पहले कि जी ये खुल जाएगा, लेकिन वो नहीं खुला। तो उसकी वजह से पैसेंजर अपना प्लान डिले कर रहे थे, और उस प्लान डिले करने की वजह से जब वो अपनी फ़्लाइट आगे की बुक करते थे तो हमारी बहुत सारी फ़्लाइट पे 250-270 का लोड लगा होता था, तो वो 150 के लोड पर आ जाता, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से ये अल्हम्दुलिल्लाह रेड लिस्ट का मामला रिजॉल्व हुआ है और पाकिस्तान जो कि अभी एम्बर में आया है, और उसके बाद ऑफ कोर्स ये कॉरिडोर का सिस्टम ख़त्म ही हो जाएगा, तो उससे बुकिंग में हमारी काफ़ी इंक्रीज़ आया है। और उसके साथ साथ हमने भी अपनी फ़्लाइटें भी इन्हेंस की हैं, और मल्टीपल फ़्लाइट्स हमने लंदन से और मैनचेस्टर से हमने माउंट की हैं, और अब हम तीसरे फेज़ में हम बर्मिंघम की फ़्लाइटें भी इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं, ताकि हम जो है मैक्सिमम जो है पैसेंजरों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि बर्मिंघम की कम्युनिटी भी बहुत अरसे से जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट को तरस रही थी। तो इसलिए तैमूर साहब, लग क्या रहा है क्योंकि एक लोग जो थे वो खासे बेताब थे पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, और यहाँ से भी खासे लोग जो हैं जो यहाँ आ गए, वो जो ये इन पाबंदियों की वजह से उन्हें भी जाने में वापस जाने में खासी दुश्वारी हुई। क्या जो रिस्पांस लग रहा है उसको देख के लग रहा है कि हमारे पास जितने एयरक्राफ्ट्स हैं हम उन्हीं से निपटा लेंगे, या हो सकता है कि रिस्पांस देखते हुए आउटसोर्स भी करना पड़ जाए? फैसल, जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई है उस दिन से बहुत सारी फ़ोन कॉल्स और बहुत सारी क्यूरीज जो हैं वो हमें आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो इस वक्त बुकिंग चल रही है हमारी दोनों तरफ से। तो PIA की जो फ़्लाइटें हैं वो बहुत लिमिटेड है, हमें बहुत ज़्यादा फ़्लाइट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड इस वक्त मैसिव है। स्पेशली जो अभी अक्टूबर की मिड टर्म ब्रेक आ रही है, उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो पैसेंजर की डिमांड आ रही है। बट मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ पर भी कमेंट करना चाहूँगा कि जैसे कि जो है रेड लिस्ट से हम हट तो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर चैलेंजेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो वैक्सीन लग रही है वो यूके में रिकग्नाइज नहीं है। तो आई थिंक कि उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो वैक्सीन। बिल्कुल ठीक है तैमूर साहब, ये जो आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, ज़रा देखने वालों को, जो बरतानिया में लोग हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, उनको ये समझा दें कि बरतानिया में वो कौन सी वैक्सीन हैं जो पाकिस्तान में लग रही हैं और काबिल कबूल नहीं हैं, और वो कौन सी हैं जो यहाँ लग रही हैं और बरतानिया में भी उनको माना जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। पाकिस्तान में जो
साइनोफार्म और साइनोवैक और जो रशियन वैक्सीन लगी हैं, स्पुतनिक जो लगी थी, वो तीनों ही नहीं यहाँ पे मानी जा रही। उस पर मेरा ख्याल है कि यूएई की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ एहतजाज किया है, तो उनके साथ ये रिलैक्स करेंगे तो एक प्रेसिडेंस बन जाएगा, तो शायद पाकिस्तान के लिए भी सहूलत नहीं। आप कह रही हैं साइनोफार्म, साइनोवैक और स्पुतनिक, ये तीनों बरतानिया इनको कबूल नहीं कर रहा, ये उनकी नज़र में अप्रूव्ड नहीं है। जी ठीक, कंटिन्यू करें। मगर फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन्स हैं, अगर उनके 2 कोर्सेज पूरे हो गए हैं, आपके पहली और दूसरी शॉट लग गई है आपको और 3 वीक्स हो गए, तो आप कर सकते हैं ट्रैवल। 2 से 3 वीक्स के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। वो यहाँ काबिल कबूल हैं एज डबल जैब पर्सन्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और भी पहलू इससे नज़र आता है कि ये जो वैक्सीन्स का मामला है कि ये भी कहीं आलमी सियासत की नज़र तो नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने WHO की स्टेटिस्टिक्स मांगी थी उन्होंने, वो अगर प्रोवाइड कर दें कंट्रीज तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। तो वो कुछ वैक्सीन की जैसे स्पुतनिक की तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ वैक्सीन की जो आ गए थे आदादोशुमार, वो नहीं उन्होंने दिए थे, क्योंकि ये तो सब आपको पता है कि ये जो सबूत होगा उसके ऊपर ही काम होगा कि इससे इतनी प्रिवेंशन हुई, इतने % प्रिवेंशन है और इससे क्योंकि वो एक सर्टेन परसेंटेज की प्रिवेंशन को माना जाता है WHO के हिसाब से। जिसने भी अपनी स्टेटिस्टिक WHO को दी हैं और WHO ने उनको कबूल किया है, वो सब वैक्सीन मानी जाती हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा कुछ अमल दखल हो सियासत का भी, क्योंकि आपको पता है दुनिया में भी ब्लॉक्स हैं और सब चल रहा है इसी तरीके से, तो हो सकता है ये हो। मगर जो जहाँ पे आदादोशुमार आ जाते हैं वहाँ पर कोई उनको इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है जो भी मुल्क वैक्सीन बनाता है उसको आदादोशुमार पेश करने चाहिए, और जब वो होंगे तो उनको नहीं कोई मना कर सकता। जी ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने WHO की बात की। अब अजारादारी तो ममालिक की रहती है, ब्लॉक्स तो होते हैं, ये भी एक अलहदा मामला है। गुलाम हुसैन अवान साहब, अभी हम डबल डोज की बात कर रहे थे, वो डॉक्टर साहिबा ने उसको तो क्लियर कर दिया है। जो कम्युनिटी वहाँ पे है, जो पाकिस्तानी हैं, उनकी ज़ाहिर है वो इस बात से खुश तो हैं, लेकिन वो जो जितने मुतासर हुए इस कोविड की वजह से, उस दौरान प्री कोविड जब लोग पाकिस्तान आते थे उनकी थॉट्स क्या होती थी, अब ड्यूरिंग कोविड जो आ रहे हैं वो कितने खुशहाल होके आ रहे हैं और माली लिहाज से कितने बेहतर हैं। देखिए, ये कोविड ने जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर किया है लोगों को माली लिहाज से, क्योंकि अगर आप 3-4 अफराद की जो फैमिली अगर पाकिस्तान गई थी तो वहां पर अगर कोविड के अंदर फंस गई है तो वापस आते उन्हें ये 5-6 हज़ार पाउंड 7 हज़ार पाउंड का, तो ये एक एक्स्ट्रा उनके ऊपर बर्डन बन गया था जब ये कोविड के दौरान वो वापस आ रहे थे। और यहाँ पर आना भी जरूरी होता है, ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल भी थे, इसके अलावा लोगों की जॉब्स होती हैं या कारोबार होते हैं, और आना भी जरूरी है। और उसके बाद इतना ज्यादा बर्डन एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर पड़ जाना या कोई वर्किंग क्लास के ऊपर, तो ये मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा उन्होंने जो है वो सफर किया है इस चीज को। और हमारी काफी फैमिली से बात हुई तो उन्होंने, कुछ लोगों ने ज़ाहिर है होल्ड किया हुआ था पाकिस्तान जाना से इसी वजह से कि अगर हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं या ये कम से कम होटल क्वारंटाइन की जो शर्त है वो खत्म होती है तो वो फिर जाएंगे। तो अब वो इस हवाले से काफी जो है वो खुश भी हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी कोई फैमिली की तमादारी के लिए जाना होता था या किसी को शादी है या और भी ज़ाहिर है काफी समाजी इस तरह की जरूरत होती है जाने के लिए। लेकिन इतनी परेशानी के अंदर थे लोग, लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसला हुआ है तो लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और अब लग रहा है कि लोग जो थोड़ा सा एक डिप्रेशन का शिकार थे, एक फाइनेंशियली प्रेशर का शिकार थे, वो जो है वो कम हुआ है, वो ईज हुआ है और लोग जो है वो बेहतर है। और दूसरी तरफ जब से ये PIA ने चार्टर्ड फ्लाइटों का ऐलान किया है, हमें ये डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स मिलती रहती हैं PIA ऑफिस की जानिब से कि ये पहले मैनचेस्टर से शुरू हुई, इस्लामाबाद के लिए, कराची के लिए, अब वो बर्मिंघम से शुरू हो रही हैं, इसके बाद मेरा ख्याल लाहौर के लिए भी शुरू होंगी, तो फिर लंदन से भी शुरू होंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए जो है वो खबर आ रही है और लोग इसके लिए काफी देर से बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि हालात नॉर्मलिटी की तरफ आए। तो अब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं हालात, तो लोगों के अंदर हम देख रहे हैं काफी इत्मीनान
और खुशी की लहर है लोगों के अंदर। जी ठीक है तैमूर मलिक साहब, 9 अप्रैल से लेकर 22 सितंबर तक पीआईए को रेड लिस्ट में रहने की वजह से कितना नुकसान हुआ है? काफी नुकसान हुआ है। इसकी क्वांटिफिकेशन तो एज सच में उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली जब पैसेंजर्स को जो है वो क्वारंटीन की मद में इतने सारे पैसे देने पड़ रहे थे, तो बुकिंग की ट्रेंड काफी स्लो था। जिस दिन से ये खत्म हुआ है तो हमारी बुकिंग जो है वो 10 गुना जो है वो बढ़ गई है। तो डेफिनेटली अब हमारी फ्लाइट्स जो है वो अच्छे लोड पर जाएंगी, तो इंशाल्लाह अब आगे से जो फ्लाइटें चलेंगी वो इंशाल्लाह मुनाफा बख्श होंगी। अच्छा तैमूर साहब, अब पीआईए क्या ऑफर कर रहा है बिलखुसूस पाकिस्तानियों को जो ट्रैवल कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, जो शायद दूसरी एयरलाइंस ऑफर नहीं कर पा रही हैं? क्या आपका जो फेयर डिफरेंस है वो कितना है? फिर उसके अलावा जो सर्विसेज हैं उसमें क्या बेहतरी लाई गई है? क्योंकि उमूमन हम ये देखते हैं जब ट्रैवल हम भी कर रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पीआईए को उस वक्त तरजीह दी जाती है जब कहीं और से सीट मिल नहीं रही होती या टिकट मिल नहीं रही होती। अब कितना इम्प्रूव किया है आपने? देखें, अभी हमने जो जो चार्टर कंपनी है जो पहले हाई फ्लाई थी, अब हमने उसको चेंज करके एयर जॉर्डन के साथ मुआहदा किया रिसेंटली, और उसका जो जहाज़ है वो एयरबस 330 है, बहुत बड़ा जहाज़ है, 300 प्लस पैसेंजर्स का जहाज़ है। तो पीआईए के साथ एक जो एडवांटेजियस बात है कि पीआईए एक तो डायरेक्ट फ्लाइट हमारी ऑपरेट करती है, 7.5 घंटे में आप पाकिस्तान या पाकिस्तान से आप यूके आ जाते हैं। दूसरा ये कि पीआईए की जो पॉलिसीज हैं विद रिगार्ड्स टू बैगेज वो बहुत जेनरस होता है। पीआईए 45 kg जो है वो इकॉनमी में बैगेज देती है विदाउट एनी पीस रिस्ट्रिक्शन, जितने चाहे आप पीस साथ लेकर चले जा सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो पीआईए के जो चेंज ऑफ बुकिंग के और रिफंड के जो चार्जेस हैं वो दीगर एयरलाइनों से ज़्यादा जेनरस हैं, और हम कम चार्ज करते हैं कि अगर पैसेंजर का प्लान चेंज हो जाए या उसको री इशुएंस करवानी होती है या चेंज ऑफ बुकिंग करवानी होती है तो पीआईए के उस पर चार्जेस कम होते हैं। तो इस वजह से ऐसा कहना कि पीआईए को प्रेफर सीट नहीं मिलती कहीं पर तो फिर पीआईए बाय करते हैं, मेरा ख्याल में ये इससे ऑपोजिट बात है। पाकिस्तानी कम्युनिटी आज भी पीआईए पर ही ट्रैवल करना पसंद करती है और पीआईए को ही प्रेफर करती है, और पीआईए से जब कभी सीट नहीं मिलती तो फिर दूसरी एयरलाइन की तरफ जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, पैसेंजर टू पैसेंजर चीज़ें वेरी करती हैं। जी ठीक है मलिक साहब, आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि जो ये ट्रैवल है उसकी नौयत और है, कुछ ख़ास कंडीशंस में आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, बट ये जो कोरोना का पहलू है, कोरोना का मर्ज़ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक आदमी, एक शहरी जो हवाई सफ़र कर रहा है उसको क्या किसी ख़ास दुश्वारी का सामना भी हो सकता है? किस तरीके से? सॉरी, मैं सवाल नहीं समझी आपका। देखिए, जो एयर ट्रैवल है उसमें अब बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको मना किया जाता है कि आप हवाई सफ़र ना करें, तो ये कोरोना की वजह से भी इसमें कोई रुकावट हो सकती है? कोई शख्स किसी को पहले कोरोना हो चुका है या कोई बीमार है, तो आप समझती हैं कि कोई स्पेशल या स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है कोविड की वजह से एयर ट्रैवल की? जी, मैं समझ गई आपकी बात। क्योंकि ये बुनियादी तौर पर फेफड़ों की बीमारी है और ना सिर्फ फेफड़ों पे दिल पे भी असर करती है। जिन लोगों को पहले से कुछ फेफड़ों में तकलीफ है या जो सिगरेट नोशी करते हैं या जिनको कोई मज़ीद बीमारियां, एम्फीसीमा वगैरह बीमारी है कोई फेफड़ों की, उनको अगर कोविड हो गया है तो कुछ चांस है, अगर फ्रेश कोविड हुआ है 6 महीने के अंदर तो कुछ चांसेस होते हैं कि उनको जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उनके कंटिन्यू रहें, और उनकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी, जो कि आपको पता है कि हाइट के ऊपर जाकर जब जहाज़ जो उड़ता है कुछ चंद हज़ार फुट के फासले के ऊपर, वहाँ ऑक्सीजन की वैसे कमी हो जाती है, उनको कमी हो सकती है, क्योंकि इसके साथ कुछ ब्लड क्लॉट्स भी होते हैं लंग्स के अंदर, छोटे छोटे खून के लोथड़े लंग्स के अंदर हो जाते हैं कई मरीजों को, ख़ास तौर पर जिनका वज़न ज़्यादा है, तो उनको वैसे भी सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। मगर इसके बाद, कोविड के बाद, अक्सर ये है कि डायग्नोज भी नहीं होता और छोटे छोटे खून के लोथड़े बन के आप गालिबन फाइब्रोसिस की बात कर रही हैं, वो बन जाते हैं? जी, मैं पल्मरी एम्बोलिज्म की बात कर रही हूँ, जिसको कहते हैं पल्मरी एम्बोलिज्म या पल्मरी थ्रोम्बोसिस, क्योंकि इसमें आपको पता है कि खून जमना ज़्यादा शुरू हो जाता है, टांगों में भी जम सकता है, फेफड़ों में भी जम सकता है, तो वो खून जमा हो जाता है। फाइब्रोसिस तो हो जाता है इसके साथ, जो कि अभी तक तो ये ही बात है कि अक्सर रिवर्सिबल है, 6 माह के बाद आप दोबारा कराएं तो कुछ चेंजेस कम हुए होते हैं। तो अब मेरा ख्याल है बेस्ट ये है कि जब मरीज़ घर से चलने लगे तो
उसको लगे कि अगर वो कितने फुट चल सकता है कंफर्टेबली, वो अगर 1 मील तक 1.5 मील तक चल सकता है और उसकी ऑक्सीजन मेंटेन रहती है, तो घर में आपको पता है हर घर में एक मॉनिटर लोगों ने ले लिए थे जब ये कोविड बहुत ज़्यादा आम था, तो उनको चेक करना चाहिए कि अगर वो चल कर आए हैं तो उसके बाद उनकी अगर सैचुरेशंस जो हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशंस 92% से ऊपर है तो ठीक है, अगर 92 से कम गिरती हैं उनकी तो उसमें फिर उनको दुश्वारी हो सकती है सांस की जब वो जहाज़ चलता है। उस सांस की दुश्वारी से, ऑक्सीजन की कमी से उनके दिल पे भी असर पड़ सकता है, उनको स्ट्रोक्स भी हो सकती हैं, लिहाजा उनको एहतियात करनी चाहिए, डॉक्टर से पूछ के चलना चाहिए। ज़रा इस पर डिटेल बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करता हूं। गुलाम हुसैन अमान साहब, एक तो हमारे यहाँ तो कोरोना को पाकिस्तान में आपको पता ही है पब्लिक ने जितना सीरियस लिया है, अनटिल अनलेस वो उससे 2-4 ना हो गए हों। जो बरतानिया में पाकिस्तानी हैं उनका क्या रिस्पांस था, और बिलखुसूस जो ब्रिटिश हैं वो भी क्या, वो तबका, वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कितना है उसका क्वांटम जिसने इस मर्ज़ को सीरियस ही नहीं लिया? देखिए, यहाँ पर है एक तबका ऐसा है जो ब्रिटिश लोगों का, जो कि हर वीकेंड पर एहतजाज भी करता है। वो ना कोरोना को तस्लीम करता है, ना वैक्सीन को करता है, बल्कि वो कहता है कि हमें जो है वो एक निज़ाम के अंदर चकड़ने की साजिश हो रही है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो मेजोरिटी है लोगों की, वो इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करती, बल्कि वो इसको वाकई सीरियस एक जो है वो डिजीज भी समझते हैं इसको, जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है। और आपकी बात ठीक है, जिन लोगों के ऊपर बीती है वो तो फिर लोगों को चीख कर बकायदा कहते हैं कि इससे बचें। तो हमारे एक दोस्त है, उनको हुआ था, तो वो कह रहे थे कि अब जब लोगों ने बाहर ये मास्क नहीं पहने होते और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे होते, तो कहता मुझे उन पर गुस्सा चढ़ता है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बीमारी से गुजरा है 2-3 हफ्ते, और उसने देखा है कि इसके अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और बॉडी के अंदर जान नहीं रहती, और मतलब बहुत सारे और भी मसाइल हैं। तो वो वाकई जो बंदा इससे गुजरता है वो उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेता है और दूसरों को भी कहता है कि इससे बचें। लेकिन बरतानिया सोसाइटी में चूंकि ज्यादा ज़ाहिर है पढ़े लिखे और वेल अवेयर लोग हैं और सारे, और सबसे बड़ी बात है कि जो NHS की तरफ से एडवाइस आती है, जो हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी जारी होती है, जो कोरोना के SOPs हैं जो भी हैं, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। मेजोरिटी जो है वो, बड़ी तादाद जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करती है। और यही वजह है कि बरतानिया ने सबसे पहले वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया, और जिन लोगों ने जो है वो मोर देन आई थिंक नियरली 90% के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई, तो उनके अंदर बरतानिया का जो है वो उनके अंदर पहला नंबर है। तो ये इस तरह के जो मैयज लेने के बाद ही जो है वो बरतानिया उस तरफ जा रहा है कि जो ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी हुई है और लोग एक दूसरे से महफूज है। क्योंकि यहाँ पर केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, जो कि वो भी डॉक्टर साहब हमें बताएंगी कि जो केसेस जो है वो नए जो वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट है जिसकी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी हौसला अफजा बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अमवात की जो शरह है वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो है वो काफी कम है। लेकिन फिर भी वो जो अफरा तफरी लास्ट ईयर थी कि अस्पतालों के अंदर जगह नहीं है और इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग पैनिक का शिकार है, वो कम है। लेकिन ये जो केसेस बढ़ने, इससे भी NHS और हुकूमत काफी कंसर्न है, और ये खबरें निकल रही हैं, बाहर आ रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले 2 माह के अंदर जो है वो कुछ पाबंदियां सख्त की जाएं, मास्क जो है वो दोबारा भी कंपलसरी हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सकती है। बल्कि कुछ लोग तो ये दावा भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा मुश्किल होगा, कह रहे हैं जी दोबारा भी लॉकडाउन लग सकता है अगर जो है वो केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद दोबारा लॉकडाउन लगाना जो है वो मुमकिन ना हो, चूंकि पहले ही बहुत सारे मसाइल लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए हैं, बहुत सारे मुआशी हालात खराब हुए हैं। लेकिन अभी डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि ये जो नया वेरिएंट है ये बरतानिया के अंदर क्यों इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। जी डॉक्टर साहब की तरफ में आऊँगा, ये सवाल डॉक्टर साहब के सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले तैमूर साहब, हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो मामूलात ज़िंदगी हैं, जो प्रोटोकॉल्स ऑफ लाइफ हैं, प्रोटोकॉल्स ऑफ बिज़नेस हैं, वो कोविड ने बदल दिए हैं। PIA ने ज़ाहिर है चेंजेस लाई हैं। अभी जो हालिया आपके प्रोटोकॉल्स हैं, आप क्या, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक सीट छोड़ के बिठाना है, वो सजेस्ट किया जाता है। आपके प्रोटोकॉल्स क्या हैं? क्या पैसेंजर्स की जो आप सीटिंग कर रहे होते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है? आपका जो क्रू है
वो क्या पीपीज़ में होता है या जस्ट मास्क पहनते हैं? ज़रा ये समझा दीजिए कि कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो PIA ने अब अडॉप्ट किए हैं? देखिए फैसल, एक तो आपके शायद नॉलेज में है कि NCOC जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशंस कंट्रोल है पाकिस्तान का, उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगवा दी है कि चाहे हवाई सफर के ऊपर जितने भी पैसेंजर्स जो हैं वो जाएंगे, वो सिर्फ वही हो सकते हैं जो वैक्सीनेटेड हो, जिनको डबल जैब हो। तो 1 अक्टूबर से जो है कोई ऐसा पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर सकता PIA पे जो वैक्सीनेटेड ना हो, ठीक है। सेकेंडली ये है कि क्रू के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि PIA का क्रू फुली वैक्सीनेटेड है, कोई एक सिंगल क्रू मेंबर भी नहीं है जिसको डबल जैब वैक्सीनेशन नहीं लग चुकी। थर्ड जो है, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी सीट छोड़कर सीट जो है बिठाने का मामला है, तो वो हम नहीं कर रहे। जहाज के अंदर कोई ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो ये जो वैक्सीनेशन जो रिजीम है इस पर ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि इससे एयरलाइन को बहुत ज़्यादा लॉस होता था। ड्यूरिंग द रिपैट्रिएशन ऑपरेशन भी हमें बहुत सारा लॉस का सामना करना पड़ा, और मार्केट इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते जो है एयर ट्रैवल की। तो कोई और एयरलाइन भी PIA के अलावा कोई और एयरलाइन भी इस वक्त जो है वो सीट छोड़कर पैसेंजर को नहीं बिठा रही। बट ऑब्वियसली जब पैसेंजर जो हैं आपके वैक्सीनेटेड हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि जो है उनमें से किसी को भी कोविड का कोई मसला हो। जी ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा क्लियर किया। एक पॉइंट जो, एक तो डॉक्टर साहिबा जो कोविड के वेरिएंट्स हैं, ज़ाहिर है ये वेरी कर रहा है। आप कोई बरतानिया में नए किसी वेरिएंट की बात कर रहे हैं, गुलाम हुसैन, उस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। लेकिन देखने वालों को ये बता दें, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक इनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर है, लोग कहते हैं कि इनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा फैलता है बनिस्बत आउटडोर के या ओपन के। ये क्या सिलसिला है, इसकी बुनियादी मैकेनिज़्म क्या है? डॉक्टर साहिबा ज़रा ये समझा दें आम देखने वालों को। जी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, यानी कि जो सांस के लेने से और या छींकने से ड्रॉपलेट्स में स्प्रेड होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी जगह है जिसमें हवा का गुजर नहीं हो रहा, जो कि जहाज़ की आप बता रहे हैं एनवायरनमेंट है, तो उसमें फिर ये सर्कुलेट करता रहता है। मगर जहाज़ों में HEPA फ़िल्टर्स होते हैं, जो कि फ़िल्टर्स हैं जो फ़िल्टर करते हैं फ़ौरन जैसे ही जो सांस खारिज हो रहा है मुसाफिरों का, वो उसको फ़िल्टर करता है और फ़िल्टर करके फ्रेश एयर भेजता है। तो पहले भी आप समझ सकते हैं कि जब लोग जहाज़ों में सफ़र करते थे तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी होते थे। जैसे आप जानते हैं किसी को एक्टिव TB हो सकती है, किसी को फ्लू का वायरस हो सकता है। तो हर किस्म की बीमारी के लोग सफ़र तो करते ही थे, जिनको चंद को मालूम था, चंद को मालूम नहीं भी होता था। तो ये फ़िल्टर्स जो हैं ये अक्सर काम देते हैं, और जो है अब मैं इस मामले में कुछ कह नहीं सकती। वो ये जो हवाबाजी में लोग हैं वो बता सकते हैं कि फ़िल्टर्स को उन्होंने इंक्रीज़ किया है या दरमियान में फ़िल्टर लगी, क्योंकि फ्रंट पे फ़िल्टर्स होते हैं आमतौर पर, और एयर सर्कुलेट करती है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तो जो हवा जैसे जैसे जाती है, जैसे आप जानते हैं कि वो सफाई साफ आती है और फिर उसके बाद वो दोबारा कसीफ होती जाती है जैसे लोग के सांस, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बढ़ने का तो चांस है। मगर मास्क पहने होते हैं लोग, और अक्सर जो जहाज़ों में जैसे कि छोटी यूरोपियन फ्लाइट्स जो हैं उनमें तो लेटरल फ्लो करके जाना होता है। अगर आपको डबल लगा हुआ है टीका तो आप लेटरल फ्लो करके जाएंगे। मैं ज़रा डॉक्टर साहब कता कलामी की माफ़ी, मैं आपके पास आऊँगा जो गुलाम हुसैन साहब का सवाल था उसको लेके। लेकिन तैमूर साहब, फर्स्ट मैं क्लियर कर दूं कि मतलब वी आर नॉट डिस्करेजिंग पीपल नॉट टू ट्रैवल ऑन दी एयरलाइंस, हम एक जनरल टेक्निकल बात कर रहे हैं। ये भी जो डॉक्टर साहब ने भी क्वेश्चन उठाया है, ये भी टेक्निकल है HEPA फ़िल्टर से मुतालिक। क्या कुछ मॉडिफिकेशन की गई है जहाज़ों में या कन्वेंशनल ही मोड चल रहा है? फैसल, ऑनेस्टली ये ऑपरेशंस और इंजीनियरिंग के लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी। बट ये है कि एज सच जो है मेरी इंफॉर्मेशन में एज सच कोई ऐसी चेंजेस कोई हमारे सामने तो नहीं आए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज फिल्टर्स, आई थिंक कि जब आप एक फ्लाइट लेने से पहले भी कोविड का टेस्ट करा रहे हो, उतरने के बाद भी कोविड का टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, और जो पैसेंजर्स हैं जो बैठे हुए उन सब की वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, तो आई थिंक जो है एयर ट्रैवल इज़ वेरी वेरी सेफ नाउ। नहीं, आई डू एग्री विद यू। लेकिन हम सिर्फ ये जो मैकेनिक्स है ना कोविड की, इनको ज़रा डिस्कस कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल देखने वालों से भी ये कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल इस बात को डिस्करेज नहीं कर रहे कि आप एयर ट्रैवल ना करें या PIA से आप ट्रैवल ना करें, नॉट एट ऑल। तो ये हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, जो गुलाम हुसैन अवान साहब का सवाल था, जो वेरिएंट की बात की जा रही थी, हमने देखा ये पहले चाइना वर्जन,
देन हमने ब्रिटिश वेरिएंट देखा, फिर हम डेल्टा वेरिएंट देख रहे हैं, फिर ब्राज़ीलियन देखा, अफ्रीकन देखा। इतनी शक्लें बदलना, ये क्या इससे पहले भी तारीख में मेडिकल हिस्ट्री में कोई वायरस ऐसा आया है कि जो इतने थोड़े वक्त में इतनी शक्लें बदलता रहा हो? जी, हर वायरस बदलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीजनल फ्लू है, जिसके हर साल यहाँ पर हमको टीके लगते हैं या ऑफर किए जाते हैं, वो भी हर साल नया बनता है। तो ये तो वायरस की अपनी बका है कि वो अपनी हैयत को बदले, क्योंकि जो पिछले साल की वैक्सीन होती है वो नेक्स्ट ईयर काम नहीं करती। इवन फ्लू वायरस के ऊपर भी ये है कि उसके इतने स्ट्रेन्स हैं जो सबसे ज़्यादा फेटल स्ट्रेन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट वो बनाते हैं, या जो ज़्यादा कॉमन स्ट्रेन्स हैं या ज़्यादा बैडली अफेक्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट बनाई जाती है। जैसे कि जो पॉलीवैलेंट वैक्सीन जो लगती है यहाँ पे फ्लू के खिलाफ, वो 4 से 5 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वो लगाते हैं। तो कुछ वायरसेस जो आम पाए जाते हैं, जैसे कि ये है, अभी आम पाया जाएगा क्योंकि इतना छूत का है, बड़ी जल्दी से लगता है, तो इसकी भी शक्लें, अशकाल को बदलना इसका कोई जो है वो गैर मामूली नहीं है। पहले भी वायरसेस बदलते हैं, और स्पेशली जो RNA वायरसेस हैं, जो कि ये है, वो हैयत बदलेगा, क्योंकि उसका उसी में उसकी बका है और उसी तरह से उसको बचना है। तो और साइंस का ये काम है कि वो उससे 2 हाथ आगे रहे, और जैसे ही कोई जो है उसकी जो होने वाली वेरिएशंस हैं उनको पकड़े और वैसी वैक्सीन बनाए नेक्स्ट ईयर के लिए, और ऐसा ही होगा मेरे ख्याल में। जी ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, रेड लिस्ट से हम निकल आए हैं, और दैट मीन्स कि ये एतमाद है पाकिस्तान की NCOC की, गवर्नमेंट की जो काविशें हैं कोविड के ख़िलाफ़ उसको लेके। लेकिन हमारे जो मेयर्स हैं वो कितने एक्सेप्टेबल हैं, कितना उनको पसंद किया जाता है, कबूल समझा जाता है, तस्लीम किया जाता है बरतानिया में? फैसल, वैसे सॉरी बट लेट मी से दिस कि जो हम तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का इमेज भी जितना जो मुस्बत इमेज है, जो ज़ाहिर ट्रू इमेज है, वो दुनिया के सामने पेश किया जाए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए और मुकम्मल डाटा भी फ्राहम किया बरतानिया को। और लेकिन जो 1-2 केसेस ऐसे हो जाते हैं छोटे मोटे, जैसे ये 2-3 दिन पहले ये मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये खबर आई मीडिया में कि वो लंदन के अंदर हैं और उनकी जो वैक्सीनेशन है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाकिस्तान में कर दी गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डैमेज करती हैं। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट ऐसी चीज़ों से आ जाता है कि जब हमारा निज़ाम अगर बिल्कुल महफूज हाथों में ऐसी चीज़ ना हो तो फिर जो दुनिया है वो सवाल करने में हक बेजानिब होती है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें ऐसी चीज़ों को ख़ास तौर पे जिसका लिंक इंटरनेशनली है, जिसका लिंक दुनिया के ज़ाहिर है दीगर स्टेक होल्डर्स भी हैं इसके अंदर, कि हमारी जितनी वैक्सीन अच्छी होगी, हमारा जितना निज़ाम ट्रांसपेरेंट होगा, हमारे डाटा का, हमारे ये कोविड टेस्ट का, उतना ही दुनिया हमारे पे एतमाद करेगी और उतना ही हमें जो बाहर की दुनिया से जो फैसिलिटेशन अच्छी बेहतर मिलेगी। तो जब ये इस तरह के केसेस आते हैं और वो न्यूज़ बड़ी स्प्रेड होती है तो फिर जो है वो क्वेश्चन उठते हैं। तो ऐसे हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो खास तौर पे जो कोविड को डील कर रहे हैं, उनको इस निज़ाम को पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए ताकि इसके अंदर जो छोटे छोटे शकम हैं वो दूर हो सकें और इस तरह का आइंदा कोई वाकया ना हो कि जिससे जो है वो कुछ किसी को ये सवाल उठाने का मौका मिल जाए कि वहां पर जो है वो आपका वैक्सीनेशन कार्ड भी इजीली बन सकता है या आपका खुदा न खास्ता फेक सर्टिफिकेट बन सकता है, PCR या और भी है। तो ये जरूर ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज हमारे लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं सिस्टम के अंदर और निज़ाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा मजबूत करने की और बेहतर करने की जरूरत है ताकि सवाल कम से कम उठे। जी ठीक है, तैमूर साहब आपकी तरफ में आऊँगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपके लिए एक सवाल है। कोविड के दौरान टोटकों का बड़ा उरूज रहा है। ये बरतानिया में जो देसी लोग मुकीम हैं, क्या ये भी इस पे बिलीव करते हैं? और बतौर डॉक्टर ये बताइए कि ये टोटके कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, कोई ना कोई तुक्का लग ही जाता है क्या? मेरे ख्याल में जैसे कि कोई भी वायरस हो, जब वो हलक तक होता है तो उसमें जैसे गर्म पानी के गरारे वगैरह कर लें, या आप जिस तरह लोगों ने कुछ चाय वगैरह पीनी शुरू की थी, तो कोई भी किसी किस्म का आपको ऊपर के अज़ाए तनफ़ुस में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो आप गर्म लिक्विड्स पिएंगे या ऐसी कोई चीज़ लेंगे तो उससे आराम तो आएगा। लेकिन ये एक वायरस है, इसको टोटकों से तो आराम नहीं आने लगा। नहीं, वो आप सना मक्खी से क्या ये इसका कोई इफेक्टिव थी? सना मक्खी
ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ वायरसेस थे अभी जो बाद में खास तौर पे वेरिएंट्स आए, उनसे डायरिया हो रहा था, तो सना मक्की से लोगों को इतना डायरिया हो रहा था कि जिससे वो मुझे लग रहा है कि बीमार ही हो गए थे कुछ लोग। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वरना आपको पता है कि ये जो रिसर्च हो रही है, जहाँ पर भी रिसर्च हो रही है, वो लोग तो नए केमिकल्स की तलाश में रहते हैं, अब तक मिल गया होता और कर लिया होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनसे परहेज करना चाहिए टोटकों से, क्योंकि कई बार नुकसान हो जाता है। जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो देसी कम्युनिटी है वहाँ, वो कितना बिलीव करते हैं इन टोटकों पे बरतानिया में? वो तो जी तावीज़ धागों से लेके टोटकों तक वही हालत है पाकिस्तान में। एक तबका है जिसकी यहाँ पर भी वही हालात हैं, और कुछ हैं जो नहीं बिलीव करते इसके अंदर। ये कुछ परसेंटेज है, मेरे ख्याल में कोई ऐसे 20% के करीब लोग होंगे जो यहाँ पे अभी भी उसी तरीके से बिलीव करते हैं जैसे पाकिस्तान में लोग टोटकों के ऊपर बिलीव करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे हर चीज़ फ्री है और डॉक्टर्स की दवाई सब फ्री है, लेकिन उसमें अभी तक उनका उसी तरह से बिलीव है जैसे कि पाकिस्तान में लोग बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों में। जी ठीक है। तैमूर मलिक साहब, अब क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद आपने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं आपको, और जो लोड है वो आपका मुतवक्के तौर पे बढ़ेगा भी, तो क्या मेजर्स हैं जो PIA अब तक ले चुका है, और मज़ीद जो आपके पैसेंजर्स हैं, जो लोग आपके थ्रू सफ़र करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? फैसला एक छोटा सा ऐड कर दूं सवाल तैमूर मलिक साहब के लिए? जी ज़रूर गुलाम ये जो पास ट्रैक का सिस्टम PIA ने मुतारिफ कराया है, क्या वो अभी भी जरूरी है? तैमूर मलिक साहब इसका प्लीज जवाब दे दें। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, जो पास ट्रैक का सिस्टम है ना, ये PIA ने मुतारिफ नहीं कराया, ये पाकिस्तान सिविल एविएशन ने मुतारिफ करवाया, और बिल्कुल इसकी जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ये टेस्ट एंड ट्रेस, जिस तरह UK में टेस्ट एंड ट्रेस की रिजीम आई हुई है, इसी तरह का ये पास ट्रैक भी है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पैसेंजर पाया जाता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है उस पैसेंजर को ट्रैक कर सके, और जो भी रिस्पेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो उस पैसेंजर के साथ आइदर उसकी आइसोलेशन है या जो भी उसके साथ ट्रीटमेंट करना है वो कर सके। तो इसी तरह UK में भी एक जो इस पास ट्रैक की तरह की, अगर आप पाकिस्तान से UK आ रहे हैं तो आपको PLF पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो है वो फिल करना जरूरी है। अगर आप वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल नहीं करते तो एयरलाइन आपको जहाज में बैठने नहीं देगी। तो ये एक रिक्वायरमेंट है दोनों तरफ से, जो गवर्नमेंट है वो पैसेंजर्स का रिकॉर्ड, पैसेंजर को लोकेट करने के लिए फॉर्म फिल करवाते हैं, ताकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो पैसेंजर वो अगर कोई निकलता है तो वो उसको जो है उसकी टेक केयर कर सकें, ताकि वो मजीद जो है सोसाइटी के अंदर ना फैले। तो दूसरा ये है कि फैसल, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। बिल्कुल PIA बेसिकली कोशिश कर रही है कि अपनी कैपेसिटी, अपनी फ्लाइटें मजीद बढ़ाए। तो इस हवाले से हमने कोशिश जारी है कि हम नवंबर में और दिसंबर में, स्पेशली जब दिसंबर की छुट्टियों में बहुत सारा पाकिस्तानी पैसेंजर क्रिसमस की छुट्टियों में पाकिस्तान जाना चाह रहा है, तो उसके लिए अभी से हम जो है वो बहुत सारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लाइट्स लगाएं, ताकि जो हमारे पास वो जो डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकें। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने फेयर्स को भी कम्पिटिटिव रखें, ताकि जो है दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में PIA जो है, जब भी PIA मार्केट में होता है तो वो अपनी प्राइस को रेगुलेट करता है, प्राइस को कम्पिटिटिव करता है। तो अच्छे फेयर्स के साथ हम कोशिश करेंगे इस दफ़ा ऑफर करें अपने पैसेंजर्स को, ताकि जो अपने जो है रिश्तेदारों से और अपनी फैमिली से नहीं मिल सके वो इस जो सर्दियों की छुट्टियों में वो मिल सकें। जी ठीक है। गुलाम हुसैन अवान साहब, आप ज़रा लास्ट में ये बता दीजिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि जो अथॉरिटीज़ हैं, इंतज़ामिया है बरतानिया में, अब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और किन बातों का ख्याल रखना होगा पैसेंजर्स को ड्यूरिंग ट्रेवल? देखिए, जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम जो है वो ज़ाहिर है जिस तरीके से केसेस बढ़ते हैं, जिस तरीके से हालात चल रहे होते हैं, वो थोड़ी बहुत चेंजेस करते रहते हैं। अभी ये जो 4 अक्टूबर के बाद जहां दूसरे मय्यज़ हो रहे हैं वहां डे 2 टेस्ट भी जो है वो मुतारफ कराया जा रहा है कि जैसे ही कोई पैसेंजर बरतानिया में आएगा तो उसे डे 2 टेस्ट कराना होगा, और उसमें वो क्लियर होता है तो फिर उसको जो है वो ज़ाहिर है किसी किस्म का आइसोलेशन या वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके अंदर वो पॉजिटिव होता है या डिटेक्ट होता है तो फिर उसको 10 रोज के जो लिए जो है वो जो आइसोलेट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की ये जब 4 अक्टूबर के बाद जो चेंजेस आ रही हैं, ज़ाहिर है थोड़े से हालात बेहतर किए जा रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर भी कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार थी। लोग हॉलीडेज पे नहीं जा रहे थे, लोग वहां से यहाँ आ भी नहीं रहे थे। इसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो ईज हो जाएंगी। और कुछ लोग, डॉक्टर साहब ने भी कहा था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो अब ये कोविड है
वो बड़ी हद तक जो है वो लाइफ के थोड़ा थोड़ा साथ ही चलेगा और हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। जी, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी ज़ाहिर है अवाम को देखते हुए। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अवान साहब, तैमूर मलिक साहब, डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।